जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। यह यूटेरिया पब्लिकेशन का है दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा है। आने की संभावना इससे जो है प्रबल है। कहने का मतलब एग्जाम के जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, बढ़िया से लगाइएगा। एग्जाम में लड़ेगा मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा दोस्तों, कहने का मतलब इसी पैटर्न पर जरूर आएगा। कुछ क्वेश्चन लड़ भी सकता है, तो आप एक बार जो है जरूर इसको बढ़िया से ध्यान देकर लगाइएगा। और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 3 की ओर चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कहता कितने युग्म सही है। नौकरेक, नौकरेक जो है गारो पहाड़ी में स्थित है, सही है। सारामाती नागा पहाड़ी में, ठीक है, सारामाती जो है नागा पहाड़ी में। साइडर पीक लक्षद्वीप में, गलत है दोस्तों। यहाँ पर लक्षद्वीप ना होकर के उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। तो सैंडर पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। नौकरेक गारो पहाड़ी में, सारामती नागालैंड नागा पहाड़ी में, ठीक है। तो इस तरह से 1 और 2 यानी 2 युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन और कारण दिया हुआ है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होती है, ये सही है। अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है, ये भी सही है। अतः ए और आर दोनों सही है दोस्तों, सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया आता है, इथोपिया, इरिट्रिया, एक आता है दोस्तों जिबूती, ठीक है, जिबूती आता है। दक्षिण सूडान नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 जो है नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक जल संधि है और कौन कौन से जोड़ता है उसको दिया गया है। तो कहता जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जिब्राल्टर। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, ठीक है, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से। हार्मूज जल संधि, यह जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है कितने कथन, कौन सा कथन सही है? जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है, ये गलत है दोस्तों, केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर केवल डाल दिया है जो कि गलत है। केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम के द्वारा संचालित होते हैं, यह सही है। जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों के तुलना में सर्दी में दुगनी हो जाती है, ठीक है। गर्मियों के तुलना में सर्दी में क्या होती है? दुगनी होती है। इसका औसत गति की बात करते हैं सर्दी में तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, यह पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और विक्षेपित करता है। यह कथन जो है असत्य है। इसमें क्या होगा कि यह पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर ना होकर के दाईं ओर विक्षेपित करता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, ठीक है। यह पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर घूर्णन का परिणाम है, सही है। यह ध्रुव के अधिकतम और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, सही है। यह दाब प्रवणता के बल के लंबवत कार्य करता है, यह भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मृदा के प्रकारों को उसके क्षेत्रीय विस्तार क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप जानते हैं दोस्तों, सबसे अधिक जो है जलोढ़ मृदा के श्रेणी में आता है। जलोढ़ मृदा के बाद जो है लाल या पीली मृदा आता है, ठीक है। उसके बाद कौन था दोस्तों? काली मृदा आता है, फिर लेटराइट मृदा आता है, ठीक है। तो इस तरह से 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों, कहता है कितने युग्म सही है। ठीक है, कहता सर्क जो कि हिमनद कहता है, बरखान पवन है, और अष्टैक समुद्री तरंगे, घोल रंध्र भूजल, ये सभी के सभी सत्य है, मतलब चारों युग्म जो है सही है। अच्छा, अगर हम सर्क की बात करते हैं दोस्तों कि हिमनद द्वारा पर्वतीय ढालों पर बनाया गया एक गहरा लंबा चौड़ा गर्त और कटोरों के आकार का होता है। ठीक है, अगर हम बरखान की बात करते हैं दोस्तों तो यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का टीला है बरखान। ठीक है, अष्टैक की बात करते हैं दोस्तों तो समुद्री तरंगों के आपर्दन से बनी एक खाड़ी स्तंभ जैसी आकृति है जो तट के पास समुद्र में दिखाई देता है। ठीक है, अगर घोलरंध्र की बात करते हैं तो चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में भूजल की घुलन क्रिया के द्वारा निर्मित एक गड्ढा या फिर छिद्र होता है घोलरंध्र। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित परतों को केंद्र से बाहर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो कहता है केंद्र से यानी सबसे अंदर, तो सबसे अंदर इसमें होता है दोस्तों क्रोड। ठीक है, सबसे अंदर इसमें क्या होता है क्रोड। क्रोड के ऊपर जो होता है प्रकाश मंडल होता है। ठीक है, और प्रकाश मंडल के ऊपर जो है वर्ण मंडल होता है, और वर्ण मंडल के ऊपर जो है कोरोना या फिर किरीट होता है। तो इस तरह से क्या होगा, एक यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, क्रोड की बात करते हैं दोस्तों तो क्रोड जो है सूर्य के सबसे आंतरिक भाग है जहां नाभिकीय संलयन होता है। अगर प्रकाश मंडल की बात करते हैं दोस्तों तो प्रकाश मंडल सूर्य का वह दृश्य सतह है जिसे हम देखते हैं। वर्ण मंडल की बात करते हैं तो वर्ण मंडल प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर की परत है जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगर हम कोरोना की बात करते हैं दोस्तों तो कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी और अत्यंत गर्म परत है कोरोना। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। भारत में कोयला संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों, कहता भारत में पाए जाने वाले कोयला का अधिकांश भाग गोंडवाना काल का है जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। क्या ये सही है? ये जो बिल्कुल सही है। टर्सरी कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। भारत में कुल कोयला के उत्पादन में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक योगदान है, ये गलत है दोस्तों। लिग्नाइट कोयला न होकर के सर्वाधिक योगदान में बिटुमिनस कोयला आता है, बिटुमिनस कोयला आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 और 2 सत्य है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कथन और कारण दिया हुआ है, देखिएगा। कहता है हीरे का अत्यधिक चमकना पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। कहता है हीरे के क्रांतिक कोण बहुत अधिक होता है जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, ये गलत है दोस्तों। हीरे के क्रांतिक कोण बहुत अधिक ना होकर के कम होता है। ठीक है, इसका क्रांतिक कोण कितना होता है दोस्तों, तो हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। ठीक है, 24.4 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कम होने के कारण ही प्रकाश की किरणें इसके अंदर आसानी से फंस जाती है और बार बार परिवर्तित होकर बाहर निकलती है जिससे यह चमकता है। तो एक सही हो जाएगा और 2 गलत। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा और उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा और गतिज ऊर्जा जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका पथ वृत्ताकार होगा, ठीक है, और गतिज ऊर्जा जो है अस्थिर रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पथ वृत्ताकार रहेगा और गतिज ऊर्जा अस्थिर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय नियम। द्वितीय नियम एंट्रोपी की अवधारणा को परिभाषित करता है। अच्छा, अगर हम प्रथम नियम की बात करते हैं तो इसे प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कहता नाभिकीय विखंडन के बारे में क्या असत्य है। असत्य चुनना है दोस्तों, देखिएगा। कहता इसमें भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटता है, सही है। प्रति विखंडन उत्सर्जित ऊर्जा नाभिक के संलयन की तुलना में प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होती है, ये गलत है दोस्तों। इसमें द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये सही है। अतः केवल 2 जो है असत्य है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, शायद मिलान करना है दोस्तों सूची 1 सूची 2 से, तो मिलान कीजिएगा।
प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ब्लैक बॉडी रिएक्शन जो है मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ब्लैक बॉडी रिएक्शन रेडिएशन सॉरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत जो है इरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था, इरविन श्रोडिंगर के द्वारा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक तनी हुई डोरी में यदि तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा। तो तनाव को जब 4 गुना करेंगे तो इसका तरंग का वेग दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जी का मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, कहता पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ये सही है दोस्तों, केंद्र पर जी का मान 0 ही होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। ये गलत है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जी का मान जो है ध्रुवों की तुलना में अधिक न होकर के कम होता है। पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है। ये भी सही है, अतः 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो लेंस जिसकी शक्ति +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है एक साथ रखे गए, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा। अच्छा, P बराबर क्या होता है दोस्तों, P1 और प्लस में P2। P1 का मान हो गया प्लस में 12D और P2 के मान हो गया -2D। ठीक है, तो इसको हल कीजिए, कितना होगा, इसको हल करने पर 10 होगा। ठीक है, ये तो P का मान निकल गया। F बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/P। अच्छा, ये जो होता है मीटर में होता है। ठीक है, यानी इस मतलब एक जो है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है, बटा P के मान 10 हो गया। ठीक है, ये मीटर में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो काटिए, कितना होगा 10, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, मिलान करना है दोस्तों, देखिएगा, मिलान कीजिएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमिक कांच में होता है। ठीक है, फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है। और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग रजत दर्पण का रजतन में, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण के रजतन में, और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। किसका होता है, तो फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की संरचना जो है पिंजरे जैसी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हीरा की बात करते हैं दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों का संरचना जो है, ग्रेफाइट जो है षटफलकीय होता है। षटकोणीय कह सकते हैं इसको, षटकोणीय होता है। और हीरा जो है चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय, याद रखिएगा। और फ्लोरीन कैसा होता है दोस्तों, पिंजरे जैसी आकृति होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, कथन और कारण दिया हुआ दोस्तों। कहता ग्राफीन वर्तमान में ज्ञात सबसे पतला लेकिन सबसे मजबूत पदार्थ है जो तांबे के तुलना में विद्युत का बेहतर सुचालक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राफीन जो है सबसे मजबूत पदार्थ है पतला में, जो तांबा के तुलना में विद्युत का बेहतर सुचालक है, ये सही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। कारण में क्या दिया हुआ है, ग्राफीन की संरचना में कार्बन परमाणु sp3 संकरण प्रदर्शित करता है और एक द्विविमीय षटकोणीय जाली बनाते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए उपलब्ध होता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ग्राफीन की संरचना जो है कार्बन परमाणु sp3 ना होकर के sp2 होता है। ठीक है, तो एक सही हुआ और आर गलत हो गया, ए सही आर गलत। क्वेश्चन नंबर 22, मिलान करना है, देखिएगा दोस्तों। आर्गन का उपयोग कहाँ होता है, तो आर्गन का उपयोग टंगस्टन तंतु के दीर्घकालीनता के लिए है ना। जो बल्ब है, बल्ब में क्या होता है, आर्गन गैस ही रहता है दोस्तों, निष्क्रिय गैस। नियान का प्रयोग होता है हवाई पतन दोस्तों, विज्ञापन प्रदर्शन के लिए रोशनी का उपयोग नियॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विज्ञापन प्रदर्शन के लिए रोशनी जो होता है नियॉन का होता है। क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो क्रिप्टॉन जो है हवाई पतन पर अवतरण रोशनी और प्रकाश स्तंभों में होता है क्रिप्टॉन का। और जेनॉन की बात करते हैं तो जेनॉन जो है फोटोग्राफर के फ्लैश गन में रोशनी के लिए प्रयोग होता है। जेनॉन का फोटोग्राफर में फ्लैश गन रोशनी के लिए जेनॉन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है,
तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कथन और कारण दिया हुआ है, देखिएगा। कहता है अमरबेल जैसे परजीवी एंजियोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से हस्टोरिया पर निर्भर करते हैं। ये जो है क्या सही है दोस्तों, बताइएगा आप लोग। तो ये सही है। ठीक है। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है जो पोषक पौधे के फ्लोएम और जाइलम दोनों के साथ संबंध स्थापित करके पोषण प्राप्त करता है। ये भी सही है। अतः ए और आर सही है दोस्तों, और सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। पौधे के जड़ों के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है कौन सा कथन सही है? शकरकंद एक रूपांतरित मूसला जड़ है जो भोजन संचय के लिए फूल जाती है। ये गलत है दोस्तों। शकरकंद एक मूसला जड़ रूपांतरित मूसला जड़ ना होकर के अपस्थनिक जड़ होता है। अपस्थनिक जड़ होता है। ठीक है। तो शकरकंद क्या है? एक अपस्थनिक जड़ है। ये तो गलत हो गया। कुंभ रूपी जड़ें जैसे सलजम के आधार का आधार भाग बहुत मोटा और निचला भाग अचानक पतला हो जाता है। ये सही है। प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश पौधे इसलिए मर जाते हैं कि क्योंकि मिट्टी के बदलते परिवेश में उसके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, जिससे जल अवशोषण बाधित होता है। ये भी जो है सही है। तो कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? 2 और 3 जो है बिल्कुल सत्य है। 2 और 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा। कहता है मिलान करना है। मिलान कीजिएगा। एलिसीन जो है विशिष्ट गुण कार्य दिया हुआ दोस्तों। क्या इसका कार्य है? तो एलिसीन जो है लहसुन में पाया जाने वाला सल्फर युक्त यौगिक है। एलिसीन क्या है? लहसुन में पाया जाने वाला सल्फर युक्त यौगिक है एलिसीन। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं। तो लैक्टिक अम्ल जो है पेशियों में अवयवीय श्वसन का उपोत्पाद है। पेशियों में अवयवीय श्वसन का उपोत्पाद है लैक्टिक अम्ल। अच्छा, ऑक्सीटॉक्सिन की बात करते हैं दोस्तों। तो चिकनी पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है। चिकनी पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है ऑक्सीटॉक्सिन। और थायरॉक्सिन की बात करें तो अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर है थायरॉक्सिन। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा कारक स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बीच भिन्नता को स्पष्ट करते हैं? बताइएगा। तो हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से रक्त आधान और टैटू बनवाने जैसे असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, जबकि स्वाइन फ्लू श्वसन बूंदों से फैलता है। ये सही है। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस के कारण होता है, जबकि स्वाइन फ्लू एक आरएनए वायरस के कारण होता है। ये भी सही है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर के कारण बन जाता है, जबकि स्वाइन फ्लू मुख्य रूप से स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी मिलान करना है दोस्तों। मिलान कीजिएगा। ठीक है। एबीसिसिक एसिड इसमें कहता है प्रमुख शारीरिक प्रभाव क्या होगा? तो एबीसिसिक एसिड से जो है रंध्र का बंद होना और तनाव सहिष्णुता। ठीक है। बी हो जाएगा। जिब्रेलिन क्या करता है दोस्तों? ये जो है बौने पौधे को लंबा करता है। तो बौनेपन को कम करके जो है बोल्टिंग देना। ठीक है। साइटोकाइनिन जो है सेल का विभाजन करता है दोस्तों, मतलब कोशिका का विभाजन करता है। अब एथिलीन का काम क्या है दोस्तों? फल पकाना और श्वसन को चर्मोत्कर्ष। तो इसलिए इस तरह से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा 28 का हो जाएगा 1। ठीक है। 28 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कथन और कारण दिया हुआ है, देखिएगा। कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण सबसे पहले पौधों के शीर्षास्थ भाग और नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये सही है। पादप शरीर के भीतर कैल्शियम एक अत्यधिक गतिहीन तत्व है जो पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर पुनर्गठित नहीं हो पाता। ये भी सही है। अतः ए और आर सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 व्यवसायिक महत्व के पादप रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? कपास बीज के बाहरी हिस्से से प्राप्त होने वाला सरफेस फाइबर है जो मुख्य रूप से जो है सेलुलोज से बना होता है। ये सही है। सन और जूट पौधे के फ्लोएम या ब्लास्ट से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ये भी सही है। नारियल के फल के एंडोकार्प फल से प्राप्त रेशेदार घटक है। ये गलत है दोस्तों। एंडोकार्प ना होकर के मेसोकार्प होगा। ठीक है। मेसोकार्प।
यानी नारियल के फल जो है मेसोकार्प भाग से प्राप्त रेशेदार घटक है। तो केवल 3 जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा दोस्तों। खांडवा का युद्ध 1527 में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य, दारा सिकोह प्लस में और औरंगजेब के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था दोस्तों। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था, इसी युद्ध को बनिहट्टी का युद्ध या फिर जो है राजसी तंगड़ी के युद्ध भी कहते हैं, और इस युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। धर्मत का युद्ध 1648 में, जो कि गलत है दोस्तों। धर्मत का युद्ध जो है 1648 न होकर के 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत था। क्वेश्चन नंबर 32, मराठा प्रशासन में सारदेशमुखी क्या था। सारदेशमुखी मतलब होता है पुश्तैनी अधिकार के दावे पर लिया जाने वाला अतिरिक्त 10% कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिएगा। विचार करना है। कहता है दोस्तों कि अकबर ने दीन इलाही को एक राष्ट्रीय धर्म बनाने का प्रयास किया, सही है। अकबर साम्राज्य की राजनीतिक एकता को सामाजिक सांस्कृतिक एकता के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहता था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। विचार करना है। कहता है दोस्तों कौन सा कथन सही है। एकता भूमि का हस्तांतरित अधिकार था, सही है। मुक्ता यानी इक्तादार को एकता से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपनी सेना का रख रखाव के लिए करना होता था, सही है। बलबन ने इक्तादारों पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त की थी, ये भी सही है। अतः ए बी सी तीनों सही है। अच्छा, एकता प्रथा की बात करते हैं, एकता प्रणाली की बात करते हैं, तो इसका शुरुआत जो है शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, और अंत जो है यानी खत्म जो है बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने जो इसको समाप्त कर दिया था। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू किया था और बलबन ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर साम्राज्य में न्यायंकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो न्यायंकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण, सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण न्यायंकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल के विशिष्ट लक्षण क्या है। विशिष्ट लक्षण क्या है दोस्तों, कहता है नगर के 3 भागों में विभाजन था। ये 3 भाग कौन कौन था दोस्तों, पहला भाग था दुर्ग, ठीक है। दूसरा भाग था मध्यम नगर, मध्यम नगर। तीसरा भाग था निचला नगर, निचला नगर, ठीक है। 3 भाग था, ये तो सही हो जाएगा। विशाल जलाशय और जल संचयन प्रणाली, ये भी सही है। स्टेडियम का प्रमाण, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है यानी असत्य है, बताइएगा। श्रेणी के वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत निर्धारित करती थी, सही है। श्रेणी अपने सदस्यों को आचरण पर न्यायिक अधिकार रखती थी, ये भी सही है। राजा का श्रेणी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होता था, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यानी केवल 3 गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। ये होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो होल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है, पुलकेशन द्वितीय से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम से। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमपुत्र सतकर्णी से है, गौतमपुत्र सतकर्णी से। महरौली स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है कौन सा कथन सही है। कहता है यह ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि था, ये सही है, ठीक। अग्रहार जो है ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि होता था। अग्रहार के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, गलत है दोस्तों। हस्तक्षेप का अधिकार था, ठीक है, हस्तक्षेप का अधिकार था, ये तो गलत हो गया।
इसे केवल राजा के द्वारा ही दान दिया जा सकता था। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। राजा के अलावा भी कभी कभी सामंत या फिर जो धनी व्यक्ति था वो भी जो है ब्राह्मणों के दान में दिया करता था, ना कि केवल राजा ही करता था। जिसके पास धन रहेगा वो देगा ही, ठीक है। तो राजा के अलावा सामंत या फिर जो धनी व्यक्ति था वहां के, वो भी दान में दिया करता था। तो इस तरह से केवल जो है एक जो सत्य हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटिश भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अदालत दीवानी और अदालत फौजदारी के बारे में क्या सत्य है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में इन दो अदालत की स्थापना की थी। ये सही है, ठीक है। दीवानी अदालत में मुगल कानून के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून लागू किए गए थे। ये गलत है दोस्तों, ये जो पूर्णतः लगा दिया था ना कि पूरी तरह अंग्रेजी कानून था, ये गलत है। समय के अनुसार या फिर धर्म के अनुसार या फिर नीति शास्त्र के अनुसार जो है अलग अलग कानून भी था, ठीक है। और उसमें जो है जैसे कि उस समय न्याय व्यवस्था के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू शास्त्र, मुसलमानों के लिए मतलब कुरान, ये सभी नियम भी लागू था। ये तो गलत हो गया, तो केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 41, आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान हुई संधियों के कालानुक्रमिक क्रम की व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है दोस्तों। पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुआ था। सलवाई की संधि 1782 में हुआ था। देवगांव की संधि जो है 1803 में हुआ था। और सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है 1803 में हुआ था। दोनों सेम लग रहा है दोस्तों। तो देवगांव की संधि जो है 17 दिसंबर 1803 में हुआ था। और सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है 30 दिसंबर में हुआ था, ठीक है। 30 दिसंबर 1803 में। अब देख रहे हैं सब तो अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो सूरत विभाजन का मुख्य कारण स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्षेत्र और पद्धति को लेकर के नरमपंथी और गरमपंथी के बीच मतभेद होना। ऑप्शन नंबर बी। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था दोस्तों, इसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहा था। इसी में जो है नरम दल और गरम दल दोनों में मतभेद हुआ था। और पुनः लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसका अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, इसमें जो है नरम दल और गरम दल दोनों एकजुट हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 43 की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक संस्था दिया हुआ, संस्थापक धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सेवा सदन की स्थापना बहराम या मालवरी ने किया था। ये सभी के सभी जो है सत्य है, तीनों युग्म सही है, ठीक है। अच्छा, धर्म सभा की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1830 में हुआ था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में हुआ था। सेवा सदन की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़े 44 की ओर। क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक क्यों कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। क्योंकि जो है इसके प्रस्ताव वो युद्ध के बाद लागू होने थे और ब्रिटेन की हार निश्चित लग रही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1942 में हुआ था। तो बिहार में जो है कौन कौन थे इसमें शामिल? तो बलिया से चीतू पांडे थे, ठीक है। तमलुक से जातीय सरकार था और सतारा से जो है प्रति सरकार था, ठीक है। बलिया कहां पर दोस्तों? तो बलिया जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तामलुक की बात करते हैं तो ये जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी बंगाल कह सकते हैं। तामलुक जो बंगाल में पड़ता है। और सतारा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो सतारा से प्रति सरकार था, तामलुक से जातीय सरकार, बलिया से चीतू पांडे जो है। तो इस तरह से तीनों युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 46, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत प्रस्तावित समूहन में बंगाल और असम को किस समूह में रखा गया था? तो बंगाल और असम को समूह सी में रखा गया था। समूह ए के अंतर्गत मद्रास आता है, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत, और इसमें बिहार भी आता है दोस्तों। संयुक्त प्रांत और बिहार भी इसमें शामिल है। समूह बी के अंतर्गत पंजाब आता है दोस्तों, पंजाब सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत आता है, ठीक है। और समूह सी के अंतर्गत बंगाल और असम आते हैं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 47 की ओर। ब्रिटिश काल में बटलर समिति 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइएगा। तो बटलर समिति 1927 का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन नंबर 1 कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। लाहौर 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे और हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस किया था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। लखनऊ 1936 की अध्यक्षता जो है किसने किया है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। लखनऊ 1936 की अध्यक्षता। और लखनऊ 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किया था, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। वुडका डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों, कथा कौन सा कथन सही है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग का सिफारिश किया था, सही है। वुडका डिस्पैच में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग की सिफारिश किया था। इसमें उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। इसमें जो है महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया था, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। गदर पार्टी की स्थापना कहां और किसके नेतृत्व में हुआ था। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1913 को हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल के शक्तियां के संदर्भ में विचार करें। विचार करना है, कहता है दोस्तों राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्राभाषण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 174 के तहत है। कहता है वे राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग को नामित कर सकता है, ये भी सही है। यह किसको करने का अधिकार अनुच्छेद 171 के तहत है। वे पंचायत की वित्तीय स्थिति को हर 6 वर्ष बाद समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ये गलत है दोस्तों, हर 6 वर्ष ना होकर के हर 5 वर्ष होगा। ठीक है, 5 वर्ष। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो नागालैंड को, नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है अनुच्छेद 371 का ए के तहत। क्वेश्चन नंबर 53, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। अयोग्यता का निर्णय जो है संसद के अध्यक्ष या फिर सभापति करता है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय संसद के अध्यक्ष या सभापति करता है। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में विचार करें। कहता है सही कथन को चुनना है। इसकी स्थापना जो है संथामन समिति के सिफारिश पर किया गया था, सही है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है संथामन समिति के सिफारिश पर 1964 में किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है जो बिल्कुल गलत है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं दोस्तों, यह जो है केवल एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। बाद में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा मिला था, ना कि संवैधानिक निकाय है। तो ये गलत हो गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1990 में है और इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 56, कथन और कारण दिया हुआ है, देखिएगा। भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है, सही है दोस्तों। भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित तो है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होता है और संसद इस पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है। अतः ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी समितियां चुनाव सुधार से संबंधित है। देखिएगा दोस्तों, पहला तो दिया हुआ दिनेश गोस्वामी समिति, इसका गठन जो है 1990 में हुआ था, चुनाव सुधार से ही संबंधित है।
इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका गठन 1998 में हुआ था, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। संथानम समिति, इसका गठन 1962 में हुआ था, इसका संबंध भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण से। तारकुंडे समिति, इसका गठन जो है 1974 में हुआ था, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। तो ये तीन जो है इसका संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। तो कौन कौन हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है चुनाव सुधार से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, कहता कौन सा कथन सही है। इसके लिए एक संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ये गलत है दोस्तों, इसके लिए जो है संविधान संशोधन नहीं होता है, ठीक है। संबंधित राज्य के विधानसभा को विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है, बिल्कुल सही है। संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकता है, ये भी सही है। अतः 2 और 3 सही है दोस्तों। अच्छा, विधान परिषद की बात करते हैं दोस्तों, तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य में है। कौन कौन राज्य में है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक कौन बचेगा दोस्तों, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। ये 6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद है। तो याद रखिएगा, पूछता है दोस्तों कौन कौन सा राज्य में विधान परिषद है, तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं करते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों, मालूम होगा आपको, प्रेस की आजादी के बारे में उल्लेख किया गया है। 21 तो बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 60 की ओर। भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है और संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। कहता है दोस्तों कौन युग्मों पर विचार करें, विचार करना है कौन सा सही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा है, सही है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय संघाई, चीन, क्या ये सही है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपींस जो कि मनीला में स्थित है, ठीक है, फिलीपींस मनीला है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग दिया हुआ है, शायद ये भी गलत है दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है संघाई चीन होगा, ठीक है, संघाई चीन होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, सही है। तो 1 और 4 क्या सत्य है, 1 और 4 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के बारे में कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। कहता है इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, ये जो है सही है, इसमें सेवाओं को शामिल करते हैं। इसका आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी सही है। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के लिए अब मुख्य रूप से WPI का उपयोग करता है, ये गलत है दोस्तों, है ना। मुख्य रूप से WPI का उपयोग नहीं करता है, CPI का उपयोग करता है, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं, CPI। इसे विनिर्मित उत्पादों के भरांश सबसे अधिक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति तब होती है जब क्या होगा, ब्याज दरें इतनी कम हो जाती है कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं रह जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या शामिल होता है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या शामिल होता है, तो वस्तुओं और सेवाएं का व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 64, एंजल टैक्स निम्नलिखित में किस पर लगाया जाता है, तो एंजल टैक्स जो है, एंजल टैक्स अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक प्राप्त निवेश पर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं एंजल टैक्स, तो अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक प्राप्त निवेश पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66,
भारत में लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो लॉरेंज वक्र का उपयोग जो है आय की असमानता को मापने में होता है। आय की असमानता को मापने में लॉरेंज वक्र का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 67, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% निर्धारित किया गया है, 41%। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है एमएसएफ के संदर्भ में क्या सत्य है? बताइएगा दोस्तों, क्या सत्य है? कहता है यह वह दर है जिस पर आरबीआई दीर्घकालीन ऋण लेता है। ये गलत है दोस्तों। यह बैंकों को अपनी आकस्मिकता तरलता की कमी को पूरा करने के लिए दी जाने वाली सुविधा है। ये जो है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में मिलान करना है दोस्तों। कुछ विद्रोह दिया हुआ और स्थान दिया हुआ है। लोटा विद्रोह जो कि 1856 में हुआ था, मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। नंगी विद्रोह की बात करते हैं, 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? छपरा जेल में हुआ था। ठीक है, नंगी विद्रोह 1930 में छपरा जेल में। सारण में समानांतर सरकार ये जो है जंगल राज चौधरी के द्वारा। खर बार आंदोलन भगीरथ मांझी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 70 की ओर। निम्न में से 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन बिहार के संदर्भ में अष्टपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अष्टपद शब्द का प्रयोग जो है शतरंज खेल के लिए करते थे, शतरंज खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था और स्थापना जो है 1931 में हुआ था। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में जेपी नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विचार करना है। धारबाड़ की चट्टान कहाँ है दोस्तों? दक्षिण पूर्वी बिहार यानी मुंगेर और जमुई में। बिंद चट्टान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिमी बिहार मतलब कैमूर और रोहतास में। टरसरी चट्टान उत्तर पश्चिमी बिहार मतलब पश्चिमी चंपारण में। तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, सोमेश्वर पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। कहता है यह जो है बिहार के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। सही है। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण शिवालिक हिमालय के साथ हुआ है। ये भी सही है। सोमेश्वर पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है। यह मुख्य रूप से अग्नेय चट्टान से बना हुआ। गलत है। सोमेश्वर पहाड़ी जो है अग्नेय चट्टान से ना बन करके परतदार या फिर अवसादी चट्टान से बना हुआ है। अवसादी चट्टान से। तो ऑप्शन नंबर डी असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, मिलान करना है दोस्तों। त्रिवेणी नहर जो है पश्चिमी चंपारण में है। त्रिवेणी नहर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। सोन नहर जो है औरंगाबाद गया में। सोन नहर औरंगाबाद गया में। राजपुर नहर सहरसा और मधेपुरा में। ठीक है, राजपुर नहर सहरसा और मधेपुरा में। सिकरी नहर मुंगेर और लखीसराय में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 की ओर। निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? बताइएगा। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खादर जो कि नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा दो तरह का होता है दोस्तों, एक खादर होता है और एक जो होता है दोस्तों बांगर होता है। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहते हैं, जो पुराना वाला होता है उसे बांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को पहचानना है। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। सही है। रेशम उद्योग भागलपुर में है। जूट उद्योग पूर्णिया में है। बंदूक कारखाना बक्सर में, जो कि गलत है। बंदूक कारखाना मुंगेर में स्थित है। बंदूक कारखाना मुंगेर में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, जल जीवन हरियाली अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है। कहता इसे 2 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था। ये गलत है। इसको जो है 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया है।
ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण करना है, ये सही है। इसमें 13 अवयव को शामिल किया गया है, 13 को नहीं 11 अवयव को शामिल किया गया, ये भी गलत हो गया। तो 1 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार कृषि रोड मैप 4 2023 से 28 का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। बिहार कृषि रोड मैप 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दलहन, तिलहन, जलवायु अनुकूल खेती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के प्रमुख मेला का मिलान करें, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनना है। चुनिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, सोनपुर मेला जो है, सोनपुर मेला सारण में है, सोनपुर मेला सारण जो कि हरिहर क्षेत्र में पड़ता है, मंदार मेला बांका में, सौराठ मेला मधुबनी में, और पितृपक्ष मेला गया जी में। ये सभी 1 2 3 4 एकदम रेगुलर कथन है दोस्तों, सही है एकदम, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है, फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। निम्न में से किसने फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन है, नेमचा किपगेन। और फरवरी 2026 में मणिपुर की मुख्यमंत्री कौन बना है दोस्तों, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री यूमनाम खेमचंद बना है, खेमचंद, यूमनाम खेमचंद। ये जो है मुख्यमंत्री है, और नेमचा किपगेन ये जो है उप मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार बजट के ग्रीन बजट के तहत किस मिशन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है। किसको दिया गया है, तो ग्रीन बजट के तहत जो है जल जीवन हरियाली मिशन की प्राथमिकता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष 2.0 का लक्ष्य मुख्य रूप से किस कक्षा के छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करना है। तो मिशन दक्ष 2.0 के तहत जो है कक्षा 3 से लेकर 8 तक शैक्षणिक स्तर में सुधार करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में चर्चा में रहा झोड़िया समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित एल्डरली बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो एल्डरली बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य केरल बना है, ठीक है। एल्डरली बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य केरल बना है। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में वर्ष 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली भारतीय शिक्षिका कलाकार कौन है। ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली भारतीय शिक्षिका कलाकार कौन है, तो रूबल नागी है, रूबल नागी। क्वेश्चन नंबर 88, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोलिनेनको का संबंध किस देश से है। ओलेग कोलिनेनको का संबंध जो है रूस से है, ओलेग कोलिनेनको का संबंध किससे है, रूस से है। क्वेश्चन नंबर 89, सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, चुनना है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। कतई अधिनियम के तहत जांच के लिए 100 दिन की समय निर्धारित है, ये गलत है। 100 दिन ना होकर के 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक पहल है, सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई एक ऑनलाइन प्रणाली है, ये भी सही है। यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर निगरानी करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 90 दिन का निर्धारित समय था। क्वेश्चन नंबर 90, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा उत्सव का उद्घाटन किया। तो 150 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया, स्मरणोत्सव, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, वंदे मातरम की रचना किसने किया दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। वंदे मातरम को पहली बार जो है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है। तो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है भारत को मिला है, याद रखिएगा। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता भारत को मिला है। ब्रिक्स में जो है 2026 में टोटल 10 देश जो है शामिल है, ठीक है, 10 देश शामिल है। अच्छा, इसका स्थापना की बात करें दोस्तों, तो स्थापना जून 2009 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर संघाई चीन में है,
संघाई चीन में जो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। इसका थीम प्रकृति के साथ असमंजस और सतत विकास। ठीक है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। बताइएगा दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, और विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, 93 में क्या रहा है दोस्तों? शायद मिलान करना है, मिलान करना है दोस्तों। गान नगाई, गान नगाई जो है मणिपुर से संबंधित है। गान नगाई मणिपुर से संबंधित है। फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जल्लीकट्टू महोत्सव, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, और मकर विलक्कू जो है केरल में मनाते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कायाकल्प योजना जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कायाकल्प योजना जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग कुछ योजना को नाम देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट योजना है उसका थोड़ा नाम देख लेते हैं। ठीक है, आपको शायद फायदा कर जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको शायद दिख रहा होगा। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। भारत माला परियोजना जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है 31 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना जो है 14 जून 2022 को, 14 जून 2022 को। युवा 2.0 जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 3 नवंबर 2024 को। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों सभी का। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। बिहार सरकार ने किस साल तक राज्य से ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का टारगेट रखा? तो ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का टारगेट 2025 तक रखा है। कुछ लक्ष्य देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028 तक है। पशुओं में फुट और माउथ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। 500 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विदेश सचिव विक्रम मिश्री है, सही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जो कि गलत है। अजय कुमार भल्ला ना होकर के गोविंद मोहन है। ठीक है, गोविंद मोहन ये है गृह सचिव। ठीक है, राजस्व सचिव की बात करते हैं तो अरविंद श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग 118 है। ठीक है, 118 है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग 130 है। प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग 151 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक 75 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 10वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 4था है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक 118 है। क्वेश्चन नंबर 98 मिलान करना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता कार्लोस अलकराज है। ठीक है, विलियमडन महिला एकल विजेता ईगा स्वीटेग है। यूएस ओपन महिला एकल आर्याना सावलेंका है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 99 असत्य कथन को चयन करना है दोस्तों।
कहता है प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तित करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। एकदम सही है दोस्तों, प्रधानमंत्री के कार्यालय के नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजभवन के नाम बदल करके जो है कर्तव्य भवन कर दिया गया है। गलत है दोस्तों, कर्तव्य भवन ना होकर के लोक भवन होगा। ठीक है, लोक भवन। ठीक है, तो राजभवन के नाम बदल करके लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय को नाम बदल करके लोक भवन किया है, जो गलत है। क्या होगा? कर्तव्य भवन। ठीक है, कर्तव्य भवन कर दिया गया है। तो केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल करके कर्तव्य भवन कर दिया। कुछ और नाम परिवर्तित जो हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पुराना संसद भवन के नाम बदल करके संविधान सदन कर दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम बदल करके DB पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। सिलक्यारा टनल, सिलक्यारा जो सुरंग है उसका नाम बदल करके बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया है, बाबा बौखनाग सुरंग। फोर्ट विलियम के नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 असत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है टोटल 89 सीट है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के पास जो है 25, जनता दल यूनाइटेड के पास कितना है? सॉरी दोस्तों, 85। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के पास 85। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के पास जो है अब 5 है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 है। ये बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में दिया गया था। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन तो समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि एक लाइक जरूर करें। ठीक है, एक लाइक जरूर करें दोस्तों, बिना आपके सपोर्ट के तो हम आगे बढ़ ना पाएंगे। तो इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक करके थोड़ा चैनल को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।